हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल दोबारा पेश हुआ हूँ आपके सामने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास जो आपने देखी वो रही बजट के ऊपर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको उसमें सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स की जो दो मेन पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी मतलब फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी हिंदी में इसको कहेंगे वित्तीय नीति, वित्तीय नीति। तो ये फिस्कल पॉलिसी हमने कर लिया, ठीक है। बजट ही हमारा हर साल का फिस्कल पॉलिसी, बजट और टैक्सेशन में जब चेंज आता है तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया। अभी हमारा टॉपिक रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। हिंदी में मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी या पंजाबी में कहेंगे मौद्रिक नीति, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले आया कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात किसने की कि मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हमने अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाना है तो हमें एक मौद्रिक नीति की ज़रूरत है। इसकी बात किसने की सबसे पहले? तो इसकी बात की जेएम केन्स जी ने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के नाम से कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो हमें या सरकार को ये बताएगी कि किस तरीके से देश में पैसे को चलाना है, संभालना कैसे है पैसे को या क्रेडिट को, ठीक है, राइट। तो जेएम केन्स जी ने सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बात की। अब क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी नीति है जिससे सरकार प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे? एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करेंगे। साथ ही में क्या होगा? क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा, क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा, इकॉनमी में पैसे से पैसा बनाया जाएगा और क्रेडिट कंट्रोल भी किया जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल भी किया जाएगा कि इकॉनमी में बेफजूल के लोन ना दिए जाएं, उस चीज़ पे भी कंट्रोल किया जाएगा। तो कोई ऐसी पॉलिसी जो सरकार की मदद कर रही है, सरकार की हेल्प कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, क्रेडिट क्रिएट करने में या क्रेडिट कंट्रोल करने में, ऐसी पॉलिसी को कहा जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग हो गया है। क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या काम करेगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी मॉनेटरी पॉलिसी में? थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। जैसे कि एक साल में कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी? एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी कितनी बार बनेगी? 4 बार। एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी 4 बार के लिए, ठीक है। इसका मतलब एक क्वार्टर के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक क्वार्टर के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट ने किसकी ड्यूटी लगाई हुई है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की? तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई के अंडर भी कौन सा डिपार्टमेंट है? आरबीआई के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा? आरबीआई के अंडर एक कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के अंडर एक कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी बनाएगी हमारे लिए
मॉनेटरी पॉलिसी को। इस कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे? इस कमेटी के एक तो गवर्नर मेंबर होंगे जो आरबीआई के गवर्नर होंगे, वो तो मेंबर होंगे ही होंगे, प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे, वो भी 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे, वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये 5 तो मेंबर होंगे ही होंगे। एक्स्ट्रा अगर उन्होंने किसी की एडवाइस देनी है तो वो किसी को भी एडवाइस के लिए एज अ एडवाइज़र हायर कर सकते हैं। तो ये पर्सन होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर, जो क्या करेंगे, हर बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, और अगर कोई एक पर्सन मॉनेटरी पॉलिसी का मेंबर बन जाता है एडवाइज़र के रूप में या सलाहकार के रूप में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर रह सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बन गया है एडवाइज़र के रूप में, सलाहकार के रूप में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए मेंबर रहेगा। 2 साल के बाद मेंबरशिप चेंज हो जाएगी। ये रहेंगे ही रहेंगे गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर, ये तो हर बार परमानेंट मेंबर रहेंगे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट अगर 3 महीने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बना दे, ठीक है, अब हमें पता है जो इन्फ्लेशन है या क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो वो तो बहुत जल्दी कंट्रोल करना पड़ सकता है। अब ऐसे तो नहीं कि एक मॉनेटरी पॉलिसी बन गई तो 3 महीने तक उसकी वर्किंग देखी जाएगी कि 3 महीने के लिए वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई उसके अगले ही महीने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण अनस्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, क्रेडिट कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा लोन उठा रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो अब नहीं चेंज कर सकते, नई मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं बना सकते क्योंकि एक क्वार्टर के लिए एक बन गई। तो फिर क्या किया गया, 2016 से शुरू किया गया बाय मंथली इंस्पेक्शन। 2016 से शुरू किया गया बाय मंथली इंस्पेक्शन कि हर महीने क्या होगी, मॉनेटरी पॉलिसी की इंस्पेक्शन होगी। हर महीने मॉनेटरी पॉलिसी की इंस्पेक्शन होगी कि अगर आपको कोई एक आधा पॉइंट 2-3, अगर जैसे जितने भी पॉइंट हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं उसमें से अगर 1-2-3 चीज़ें आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी मॉनेटरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी या मॉनेटरी पॉलिसी में 1-2 मेन पॉइंट्स को बदलने के लिए आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2016 से शुरू की गई बाय मंथली इंस्पेक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो ये थोड़े फैक्ट्स हो गए मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अभी हमारा पॉइंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मॉनेटरी पॉलिसी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स जिसमें पैसे की क्वांटिटी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, और क्वालिटेटिव मेजर्स जिसमें पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, क्वालिटी क्या है आपके पैसे के यूज़ होने की, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आरबीआई एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा जिसमें वो पैसे के ऊपर फुल कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि जो आपका पैसा है वो क्वांटिटेटिव रूप से और क्वालिटेटिव रूप से किस तरीके से यूज़ किया जाए या किस तरीके से लोन उठाया जाए कि मार्केट में हम स्टेबिलिटी ला पाएँ। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? तो अब हम करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर अलग से और क्वालिटेटिव मेजर्स अलग से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के। ओके, जी, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या हैं? जिनसे मनी की क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, मार्केट से कितना पैसा जा रहा है, उस चीज़ पे जब मनी की क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उन मेजर्स को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। और पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज़ पे जब इफ़ेक्ट पड़ेगा, उन मेजर्स को बोलेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, तो
क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले आया रेपो रेट। क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले आया रेपो रेट। रेपो रेट जो पॉइंट है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़ पे सुनते हैं, या हमें मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है फ़ोन पे, अखबारों में देखने को मिलता है कि आज आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया गया, कम कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन ये है कि रेपो रेट का मतलब क्या है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इनका मतलब आएगा कि हाँ जी इसका मतलब क्या है, ठीक है। या करंट अफेयर में ये आ सकता है कि रेपो रेट चल कितना रहा है, रेपो दर कितनी चल रही है, ठीक है। तो रेपो रेट का मीनिंग समझिए। रेपो रेट क्या है, दो तरह के बैंक्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, और एक होता है कमर्शियल बैंक। दो तरह के बैंक होते हैं किसी भी कंट्री में, एक सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, जो क्या करेगा, सारे कमर्शियल बैंक्स को संभालेगा। सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स को संभालेगा। कमर्शियल बैंक्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जो होंगे ये क्या करेंगे, ये बने होंगे पब्लिक डीलिंग के लिए, जिनका मोटिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, इनके नाम में कॉमर्स आ गया, मतलब कमर्शियल बैंक है, इनका काम है प्रॉफिट कमाना और पब्लिक के साथ डील करना, ठीक है। सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है हमारा आरबीआई, ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, इसकी डीलिंग किसी के साथ है, बैंक्स के साथ है, ठीक है। तो क्लियर है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। अब रेपो रेट का मतलब समझिए, जब सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाएगा, सेंट्रल बैंक ने लोन दिया किसको, कमर्शियल बैंक को। जब सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक को, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को जिस ब्याज दर पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा रेपो रेट। उसे क्या कहा जाएगा, रेपो रेट कहा जाएगा। क्लियर है। ये थोड़ा सा ना मैं रब कर देता हूँ, दोबारा लिख लेते हैं आराम से, क्लियर करके अच्छे से, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि हम ये क्वांटिटेटिव मेजर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू से करते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट क्या है, जब सेंट्रल बैंक लोन देगा, लोन किसको देगा, कमर्शियल बैंक्स को। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, तो जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर देगा वो ब्याज का रेट क्या बन जाएगा, रेपो रेट बन जाएगा। क्लियर है मीनिंग। The interest rate at which central bank gives loan to the commercial bank, that interest rate is called as repo rate. Everybody clear? ठीक है। तो ये होगा रेपो रेट। अब रेपो रेट कितना चल रहा है, प्रेजेंटली ये चल रहा है 4%, करंटली ये चल रहा है 4%। अभी हाल ही में 5 या 6 जून को बाई मंथली इंस्पेक्शन हुई है आरबीआई के द्वारा, और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, उन्होंने बाई मंथली इंस्पेक्शन में क्या किया है, रेपो रेट को कम करके 4% कर दिया है। इससे पहले रेपो रेट थी 4.40। इससे पिछली जो रेपो रेट थी, इसके पीछे जो लॉकडाउन से पहले रेपो रेट चल रही थी 4.40, और अभी जून में रेपो रेट को कम करके 4% कर दिया है। अब देखिए रेपो रेट को कम करने का क्या हो गया, इफेक्ट क्या पड़ेगा। इफेक्ट समझिए, कई बार आपको क्वेश्चन में इफेक्ट भी पूछ लेते हैं कि अगर रेपो रेट को कम किया तो उससे इफेक्ट क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाए कि रेपो रेट को कम करने से इफेक्ट क्या होगा, तो अभी इफेक्ट समझिए। मान लीजिए जब रेपो रेट को कम कर दिया, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, कमर्शियल बैंक्स हैं जो हमारे, उनको आरबीआई से कम रेट पे लोन मिलेगा, कम ब्याज पे लोन मिलेगा, तो इनके लिए लोन सस्ता हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन चीप हो जाएगा। मान लीजिए एसबीआई है,
या पंजाब नेशनल बैंक है, या HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। जब ये हमारे कमर्शियल बैंक्स RBI से लोन लेंगे और इनको लोन पड़ेगा सस्ते रेट पे, तो ये कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन सस्ते हो जाएंगे, तो ये आगे अपने कस्टमर को भी सस्ता लोन देंगे, क्योंकि इनको कम ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ब्याज फिर अपने कस्टमर से भी कम लेंगे, और कस्टमर को जब कम रेट पे ब्याज मिलेगा तो वो ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेगा। अगर आपको ब्याज रेट कम मिलेगा तो आप ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करोगे, लोन ज़्यादा आएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी जब हर किसी के को इजीली लोन मिलेगा। मैंने घर बनाना है, मुझे सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, आपको कार लेनी है, आपको सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, आपने अपने बच्चे को स्टडी करवानी है, आपको सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है। तो जब भी आपको लोन सस्ते रेट पे मिल रहा होगा तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे फिर डिमांड बढ़ने की कोशिश करेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ने की कोशिश करेगी वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ेंगे। ये तो हमने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में कर ही लिया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ने लग जाएंगे। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या है, अगर आप रेपो रेट कम करते हो, अगर आप रेपो रेट कम करते हो तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे। और अगर आप रेपो रेट बढ़ा देते हो, रेपो रेट बढ़ा देते हो तो प्राइजेस कम हो जाएंगे, तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। प्राइजेस को आप इन्फ्लेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो RBI क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, जिससे प्राइजेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी हम जो भी पॉइंट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, या जो हमने रेपो रेट किया, इसके क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। 3 तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या तो आपके मीनिंग पूछा जाएगा, रेपो रेट का क्या मीनिंग है, या करंट पूछा जाएगा, कितनी करंट कितना चल रहा है रेपो रेट, ठीक है, या इफेक्ट पूछा जाएगा कि अगर रेपो रेट के बढ़ने का क्या इफेक्ट है या कम होने का क्या इफेक्ट है, या अगर गवर्नमेंट या RBI इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे। और अगर मार्केट में प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो प्राइजेस को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाएगा, रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। अभी भी यही किया गया है। मार्केट में डिमांड आ नहीं रही है, लॉकडाउन है, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, लोन भी महंगे थे, तो RBI ने क्या किया, रेपो रेट कम कर दी। रेपो रेट कम हो गई, लोन सस्ते हो गए, तो लोग भी शायद लोन लेना शुरू कर देंगे, तो लोन लेंगे, तो रेपो रेट के कम करने से लोन लेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस थोड़े से बढ़ेंगे, ताकि जो बिजनेसमैन हैं उनको भी प्रॉफिट हो सके और सारी इकोनॉमी में पैसा फैल सके। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर्स, रेपो रेट। सेकंड मेजर रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसके नाम से इसका मीनिंग क्लियर है कि ये रेपो रेट का उल्टा है। अब इसमें क्या होगा, ये कौन सा ब्याज रेट होगा, इसमें कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक को लोन देगा, कमर्शियल बैंक लोन देगा, लोन गिवन टू, कमर्शियल बैंक लोन देगा किसको, सेंट्रल बैंक को। और सेंट्रल बैंक अब बदले में जो ब्याज देगा, सेंट्रल बैंक जो बदले में ब्याज देगा वो क्या बन जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35%, 3.35%। ओके, ठीक है। इसका इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट क्या होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो बैंक जो हैं उनको कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक को ज़्यादा लोन देंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक से उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वो पब्लिक को लोन कम देंगे,
पब्लिक को लोन कम देंगे तो पब्लिक के पास लोन पहुंचेगा नहीं, पब्लिक डिमांड करेगी नहीं, तो क्या होगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे, प्राइजेस कम हो जाएंगे। और अगर बदले में रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सेंट्रल बैंक से कम ब्याज मिलेगा। अगर वो सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं तो फिर कमर्शियल बैंक वाले क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक को लोन देने की बजाय पब्लिक को ज़्यादा लोन देंगे। पब्लिक को लोन ज़्यादा मिलेगा, आसानी से मिलेगा, पब्लिक ज़्यादा पैसा आने की वजह से ज़्यादा डिमांड करेगी, तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है, वो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट जिस पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देंगे। ठीक, कितना चल रहा है, 3.35%। मीनिंग क्या है, अगर इफेक्ट क्या है, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो प्राइजेस कम होंगे, रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। थर्ड मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर्स ही कर रहे हैं अभी। देखिए क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है ना, कि हम क्वांटिटेटिव मेजर कर रहे हैं। रेपो रेट से भी क्या हुआ कि इकोनॉमी में पैसे की क्वांटिटी पे फर्क पड़ा, रिवर्स रेपो रेट से भी इकोनॉमी में पैसे की क्वांटिटी पे फर्क पड़ा। थर्ड पॉइंट है बैंक रेट। थर्ड पॉइंट है बैंक रेट। बैंक रेट भी कौन सा ब्याज दर है, ये भी वही ब्याज दर है जिसमें सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को। बैंक रेट भी वही ब्याज दर है जिसमें सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को, पर अब जो ये लोन होगा, ये लोन विदाउट एनी कोलेटरल होगा। विदाउट एनी कोलेटरल, कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी, बिना किसी सिक्योरिटी से जब आरबीआई लोन देगा हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स को, तो उस ब्याज रेट को बोला जाएगा बैंक रेट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बिना सिक्योरिटी के कोई लोन देगा तो उसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बैंक रेट अभी कितना चल रहा है, 4.25%। कितना चल रहा है, 4.25%। ठीक है। रेपो रेट और बैंक रेट का सेम मीनिंग है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, पर रेपो रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। रेपो रेट में गलत बोल गया मैं, सॉरी। रेपो रेट में सिक्योरिटी दी जाएगी, बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स के द्वारा आरबीआई को नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस और बैंक रेट का मीनिंग। ठीक है, क्या मीनिंग है कि जब सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को विदाउट एनी सिक्योरिटी को बैंकिंग की भाषा में कोलेटरल बोलते हैं। तो विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी सिक्योरिटी जब सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक को, और तब उस टाइम पे जो कमर्शियल बैंक से लोन लेगा सेंट्रल बैंक, उसको बोलेंगे बैंक रेट। और अभी ये करंटली कितना चल रहा है, 4.25%। ठीक है। और अब जो इसका इफ़ेक्ट है वो सेम है कि अगर बैंक रेट बढ़ेगा, ठीक है, बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा, लोगों को भी महंगा लोन मिलेगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे। और अगर बैंक रेट कम जाएगा तो बैंक्स को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, कस्टमर को भी सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, कस्टमर ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा, तो क्या होगा, प्राइजेस हाई हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमें इकोनॉमी में देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी में हमको इन्फ्लेशन को कम करना है या इन्फ्लेशन को लेके आना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हम मेजर्स को चेंज करेंगे। ठीक है। देन क्वांटिटेटिव में ही क्वांटिटेटिव मेजर्स में ही फोर्थ पॉइंट CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, क्वांटिटेटिव में ही फोर्थ पॉइंट CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशो। ये क्या चीज़ है,
कैश रिजर्व रेशो, इसमें आप एक एग्जांपल समझिए, किसी भी बैंक की एनी बैंक्स, किसी भी बैंक की कोई भी ब्रांच हो, किसी भी बैंक की कोई भी ब्रांच, मान लीजिए SBI बैंक है, ठीक है, और SBI बैंक की कोई भी ब्रांच है, ठीक है, मान लीजिए आपके शहर में SBI की 2 या 3 ब्रांचेज हैं, उसमें से कोई भी एक ब्रांच, ठीक है, वो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि SBI की ये वाले शहर की ये वाली ब्रांच, तो कोई भी बैंक है उसकी कोई भी ब्रांच है, समझिए। तो उस ब्रांच में डेली कितना डिपॉजिट हुआ, उस ब्रांच में डेली कितना डिपॉजिट हुआ, सिर्फ डिपॉजिट देखना है कि कस्टमर द्वारा बैंक में कितने पैसे जमा कराए गए। तो जितना डिपॉजिट हुआ उस टोटल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करेंगे CRR के परसेंटेज के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे CRR के परसेंटेज के साथ। मैं अभी बता देता हूँ, CRR चल रहा है 3%, करंट में CRR चल रहा है 3%। तो मान लीजिए टोटल डिपॉजिट हुए किसी बैंक में एक दिन में 1 लाख रुपए, तो उसका 3% किया कितना हो गया, 3000, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू आएगी, जो ये अमाउंट आएगी 3000 रुपये, ये उस बैंक की ब्रांच को, जिस ब्रांच के बारे में आप सोच रहे हो, उस ब्रांच को RBI को डिपॉजिट करना होगा, उस ब्रांच को RBI को डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। तो CRR का क्या मतलब है, कैश रिजर्व रेशो इज दैट रेशो विच इज kept as reserve in the RBI by the commercial bank of its daily total deposit। किसी भी बैंक की कोई भी ब्रांच में डेली जितने भी जमाबंदी हो रही हैं, जितने भी पैसे जमा हो रहे हैं, उसका कुछ फिक्स परसेंटेज जो है, उसका कुछ फिक्स परसेंटेज जब कमर्शियल बैंक की वो ब्रांच RBI को जमा कराएगी, तो वो जो रिज़र्व, वो जो फंड होगा, वो कहलाएगा CRR, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। तो ये कितना चल रहा है, 3%, क्लियर है। अब अगर वैसे तो ये जमा होगा डेली बेसिस पे, ठीक है, शाम को 5 बजे तक बैंक ने देखा कि मेरे पास कितने पैसे आ गए, ठीक है। अब बैंक की जो टाइमिंग है, पब्लिक डीलिंग की टाइमिंग तो 10 से 5 है, पब्लिक डीलिंग की टाइमिंग बैंक की तो 10 से 5 है, पर बैंक तो 5 बजे के बाद भी खुला होता है। तो 5 बजे के बाद ये काम चलता है कि हाँ जी 5 बजे तक इतने पैसे आ गए हैं जमा, उसमें से 3% करके हमको RBI को जमा कराना है, ठीक है। तो वैसे तो CRR डेली बेसिस पे डिपॉजिट होगा, पर ये डिपेंड करता है RBI के ऊपर कि RBI किसी किसी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेगा कि अगर आपको डेली बेसिस पे नहीं जमा कराना है तो आप वीकली बेसिस पे भी जमा करा सकते हो, वीकली बेसिस पे भी जमा करा सकते हो। कैसे, मंडे सुबह 10 बजे से लेके फ्राइडे शाम को 5 बजे तक, मंडे सुबह 10 बजे से लेके फ्राइडे शाम को 5 बजे तक जितना भी पैसा जमा हुआ, ठीक है, उसको CRR से गुना करेंगे, एक हफ्ते का पैसा आ गया। अब इसको गोल्ड की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गोल्ड फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में या फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, ठीक है, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हम RBI को जमा कराएंगे। अगर डेली बेसिस पे जमा कराना है तो इंडियन करेंसी में जमा करेंगे, और अगर वीकली बेसिस पे जमा कराना है तो गोल्ड फॉर्म में या फॉरेन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जमा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था, PPSC ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 2018 में, तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि अगर CRR आप वीकली बेसिस पे जमा करवाते हो तो आप कौन से बेस से जमा करवा सकते हो, तो उसमें गोल्ड फॉर्म वाला आंसर था, क्लियर है, ठीक है। तो ये CRR हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर में ही SLR, क्वांटिटेटिव मेजर में ही SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी मतलब इमरजेंसी, लिक्विडिटी मतलब कैश फॉर्म में, लिक्विडिटी मतलब
लिक्विडिटी होता है किसी भी चीज़ की लिक्विडिटी का मतलब है कि उस चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विडिटी का मतलब है जो भी हमारे पास वो आइटम है उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ लिक्विडिटी। तो इमरजेंसी के लिए कुछ लिक्विडिटी की रेशो मेंटेन करना, ठीक है। इसको भी हम कैसे निकालेंगे, सेम एक दिन में किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जितने भी टोटल डिपॉजिट हुए उसको गुना करेंगे SLR के साथ, तो वो जो अमाउंट आएगा अब इसमें ये अमाउंट बैंक अपने पास संभाल के रखेगा, बैंक कीप इट सेफ विद इटसेल्फ। बैंक क्या करेगा, अपने पास ही संभाल के रखेगा इस अमाउंट को, ठीक है। कितने टाइम के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक दिन में 1 लाख रुपए जमा हुए। मान लीजिए हमारे पास एक दिन में किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में 1 लाख रुपए जमा हुए। SLR है 18.5%। अभी जो SLR चल रहा है वो 18.5% है, तो इसका 18.5% किया तो ये कितना आ गया, 18,500। तो बैंक क्या करेगा, 18,500 रुपये एक दिन के लिए अपने पास सेफ रखेगा, संभाल के रखेगा। अगले दिन का ये सारा प्रोसेस दोबारा चेक होगा तो अगले दिन ये पैसा अमाउंट यूज़ कर सकता है। अगले दिन अगर टोटल डिपॉजिट्स जितने भी हैं उसका फिर 18.5%। तो ये डेली बेसिस पे रोज़ CRR और SLR का पैसा, CRR का पैसा RBI को जमा होगा, SLR का पैसा हम अपने पास रखेंगे। बस CRR में और SLR में ये डिफरेंस है, ये दो ही डिफरेंस है कि CRR का पैसा हम RBI को जमा करेंगे, SLR का पैसा हम अपने पास रखेंगे। CRR का पैसा अगर एक बार RBI को जमा करवा दिया तो RBI लायबल नहीं है उसको वापस देने के लिए। ध्यान से सुनिए, CRR का अगर आप पैसा RBI को जमा करवा चुके हो तो RBI की मर्जी है वो आपको पैसा वापस दे या ना दे, ठीक है। SLR का पैसा आपने खुद के अपने पास रखना है, आप उसको अगले दिन जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब जो ये SLR का पैसा जमा करना है, SLR का पैसा जमा करना है अपने पास, या तो ये कैश में भी कर सकते हैं या गोल्ड में भी कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। जो भी उस टाइम पे अवेलेबल हो, कैश अवेलेबल है तो एक दिन के लिए कैश संभाल लो 18,500 का, और अगर गोल्ड अवेलेबल है तो एक दिन के लिए 18,500 का गोल्ड संभाल लो। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया SLR। इसके बाद क्वांटिटेटिव मेजर है, इसके बाद क्वांटिटेटिव मेजर है 6वें नंबर पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ है। मान लीजिए किसी बैंक ने रेपो रेट पे भी लोन ले लिया RBI से, बैंक रेट पे भी लोन ले लिया RBI से। अब अगर तीसरी बार दोबारा लोन चाहिए, ठीक है, किसी बैंक ने रेपो रेट के अकॉर्डिंग भी लोन ले लिया RBI से, बैंक रेट के अकॉर्डिंग भी लोन ले लिया RBI से, अब दोबारा तीसरी बार दोबारा लोन चाहिए तो वो जिस ब्याज रेट पे मिलेगा, कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलेगा RBI से तीसरी बार या रेपो रेट और बैंक रेट के बाद, वो कौन सा ब्याज रेट होगा, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। ये भी कितना चल रहा है, 4.25%। ये भी कितना चल रहा है, 4.25%, ठीक है। क्लियर है। तो CRR, SLR और MSF के इफ़ेक्ट जान लेते हैं कि CRR, SLR और MSF के इफ़ेक्ट क्या हैं, इनके इफ़ेक्ट क्या हैं। मान लीजिए CRR बढ़ गया, CRR बढ़ेगा तो बैंक्स को RBI को ज़्यादा पैसा जमा कराना होगा, बैंक वालों को RBI को ज़्यादा पैसा जमा कराना होगा। इसका मतलब लोगों को पैसे देने के लिए कम हो जाएंगे, तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, लोग डिमांड कम करेंगे,
तो प्राइजेज कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर CRR कम हो गया, CRR अगर कम हुआ तो RBI को पैसा कम जमा कराना होगा, लोगों को पैसा हम ज़्यादा देंगे लोन के रूप में, या जो पैसा निकलवाने आ गए उसके रूप में ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो क्या होगा, प्राइजेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, CRR 2003 से कंटिन्यूसली 2013 से, CRR 2013 से 4% चल रही थी, कभी भी CRR में चेंज नहीं आया था, 4% चल रही थी। ये लॉकडाउन ने इतना विवश कर दिया हमारे RBI को कि ये 2020 में इसको 7 साल बाद कम किया गया है, 3% पे लाया गया है, नहीं तो 2013 से ये एक ही रेट पे खड़ी थी, 4% पे, 4% पे, ठीक है। तो जो CRR का इफेक्ट है वही सेम SLR का इफेक्ट है। SLR बढ़ेगा तो प्राइजेस कम हो जाएंगे और SLR कम होगा तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। MSF का क्या इफेक्ट है, अगर महंगा ब्याज मिलेगा, ज़्यादा ब्याज रेट पे RBI को लोन मिलेगा, तो सॉरी अगर ज़्यादा ब्याज रेट पे RBI लोन देगा कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, वो लोगों को भी लोन महंगे देंगे, तो लोग डिमांड करेंगे नहीं, तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। और अगर MSF कम होगा तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इनके इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन में इनके इफ़ेक्ट पूछे जा सकते हैं कि CRR के बढ़ने से क्या होगा, या CRR के कम होने से इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट आएगा, SLR के बढ़ने से या SLR के कम होने से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, MSF के कम या ज़्यादा होने से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। 2 और पॉइंट रह गए हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के आज साथ में, 2 और पॉइंट हैं क्वांटिटेटिव मेजर में। एक है ओपन एंडेड नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और क्लोज्ड मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस या क्लोज्ड मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। इनका मीनिंग समझिए आप ध्यान से। फॉर एग्जांपल गोल्ड बॉन्ड सुने होंगे आपने सभी ने, गोल्ड बॉन्ड नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड, राइट। आपने गवर्नमेंट बॉन्ड सुने होंगे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हम खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जब आप खरीदते हो उनको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दे कि आप मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को बेच सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने एक जगह से एक मार्केट से या आपने गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और आप मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को वो बेच सकते हो, तो उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि मार्केट ओपन है, आप कैसे भी डील कर सकते हो। और क्लोज मार्केट ऑपरेशन कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया, और मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसका पैसा आपको 1 साल बाद मिलेगा, तो वो आप अपना बॉन्ड, वो आप अपनी सिक्योरिटी किसी थर्ड पर्सन को नहीं सेल कर सकते हो, उसका पैसा आपको गवर्नमेंट से ही वापस मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे क्लोज्ड मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अब अगर मान लो इकोनॉमी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ठीक है, मेरे पास पैसा फालतू पड़ा था, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मेरी किसी चीज़ की डिमांड आई, ठीक है, मान लीजिए मुझे कुछ ख़रीदना है, या मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, या बच्चों की शादी करनी है, तो उस चीज़ के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मैंने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच दी, मेरे पास पैसा आया, मैंने डिमांड ज़्यादा की, मेरे पास पैसा आया तो मैंने डिमांड की, तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलेंगे तो प्राइजेस बढ़ेंगे, और अगर क्लोज मार्केट ऑपरेशंस चलेंगे तो प्राइजेस कम हो जाएंगे,
ठीक है। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्लोज मार्केट ऑपरेशन चला देगी कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी बाहर वाले पर्सन को नहीं बेच सकते हो, आपका पैसा आपको गवर्नमेंट से ही वापस मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी के। इसके बाद है हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। तो ये जितने भी पॉइंट हमने किए हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के, ये जितने भी हमने पॉइंट किए क्वांटिटेटिव मेजर्स के, इससे क्या होगा कि हमारे क्वांटिटी, मनी की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ा। अब हम करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। अब हम करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स कि पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है या कहाँ यूज़ होगा, उस चीज़ के ऊपर आरबीआई कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? सब तो पहले तो क्रेडिट रेशनिंग, पहला पॉइंट है क्रेडिट रेशनिंग, या इसको आप कह सकते हो कोटा सेटिंग। कोटा सेटिंग, आरबीआई क्या करेगा, कोटा सेट कर देगा, क्रेडिट को रेशो में बांट देगा कि अगर बैंक ने लोन देना है, बैंक के पास जितना भी पैसा है लोन देने के लिए, उसको कोटे में बांट देगा। ठीक है, कि इतना पैसा एग्रीकल्चर को मिलेगा, इतना पैसा सर्विस सेक्टर को दे सकते हो आप, इतना पैसा मैन्युफैक्चरिंग वाले को दे सकते हो आप, या इतना पैसा आप मेल बिजनेसमैन को देंगे, इतना पैसा फीमेल बिजनेसमैन को दोगे, या इतना पैसा आप जनरल कैटेगरी के बिजनेसमैन को दोगे या एग्रीकल्चर को दोगे, इतना पैसा आपने एससी या एसटी या बीसी या ओबीसी कैटेगरी के पर्सन को देना है। तो जब भी आरबीआई क्या करेगा, पैसा कहाँ यूज़ होगा या पैसा किसको यूज़ करने देगा, उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। तो आरबीआई क्या करेगा, कोटा सेट कर देगा बैंक्स के लिए कि आपने, बैंक वालों ने इतने लोन का इतना कोटा वो फलानी जगह पे या फलानी बिजनेसमैन को देना है, उसको बोलेंगे हम कोटा सेटिंग या क्रेडिट रेशनिंग। सेकंड पॉइंट होता है डायरेक्ट कंट्रोल। सेकंड पॉइंट होगा डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या होगा, आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल करेगा कमर्शियल बैंक्स के ऑपरेशंस के ऊपर। कैसे? आरबीआई अपने इंस्पेक्टर भेजेगा, आरबीआई अपने कर्मचारी भेजेगा कमर्शियल बैंक्स में चेक करने के लिए कि जाओ कमर्शियल बैंक्स के खाते वगैरह चेक करके आओ कि जो भी उन्होंने लोन दिए हैं वो सही दिए हैं और लोन्स के ऊपर सही सिक्योरिटी ली है या नहीं ली, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कभी किसी ब्रांच मैनेजर ने, किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर ने, पीओ ने, क्लर्क ने कोई ठगी तो नहीं मारी। तो जब डायरेक्टली आरबीआई कंट्रोल करेगा ऑपरेशंस को कमर्शियल बैंक्स के, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कंट्रोल। अब उसमें वो चेक करेगा कि हाँ जी बैंक ने लोन किसको दिया है, कितना दिया है, उसके ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी आई है या नहीं आई। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई ने अपना ये डायरेक्ट कंट्रोल वाली पावर अच्छे से यूज़ नहीं की। अगर आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल वाली पावर अच्छे से यूज़ करता तो क्या नीरव मोदी केस या विजय माल्या केस हमें देखने को मिलते? नहीं मिलते, क्योंकि उनको पता लग जाता, उनको पता लग जाना था कि हाँ जी इतना लोन दे दिया। अब नीरव मोदी केस आया था, 11,000 करोड़ का लोन मिला, 11,000 करोड़ का लोन मिला और सिक्योरिटी कितनी थी? सिक्योरिटी थी सिर्फ 3500 करोड़। तो 3500 करोड़ की सिक्योरिटी के ऊपर 11,000 करोड़ का लोन दे दिया गया। इसका मतलब बैंक्स वालों ने तो दे दिया, पर आरबीआई की जिम्मेवारी बनती थी डायरेक्ट कंट्रोल करने की। अगर आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल अच्छे से करता तो कितना लोन कहाँ किसको दिया जा रहा है उसका पता चल जाता और इकोनॉमी हमारी इतनी ख़राब ना होती। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। और एक होगा मॉरल परसुएशन। एक पॉइंट होगा मॉरल परसुएशन। मॉरल परसुएशन में क्या करेगा, आरबीआई दबाव डालेगा, परसुएड करेगा, मतलब प्रेशर डालेगा। आरबीआई मौलिक प्रेशर, मॉरल मतलब मौलिक, वो मौलिक प्रेशर डालेगा बैंक्स के ऊपर कि आपने अपना जो भी लोन देना है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दो। ठीक है, आपने सुना होगा पर्सनल लोन नाम का लोन होता है, पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन में जो आपको पैसा मिलता है वो आप कहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। पर आरबीआई ये कंट्रोल बना के रखेगा कि जो भी बैंक ने लोन देना है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ हो, उसका उस पैसे का इस्तेमाल उत्पादन में हो, उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो और लोगों को नौकरियां
मिले। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। तो ये है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, इसके इफ़ेक्ट करंट में कितने चल रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, MSF, ये हमने सारा पढ़ा। इसके इफ़ेक्ट पढ़े, रेपो रेट के बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट होगा या कम होने से, या रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, बैंक रेट के बढ़ने से या कम होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट किए हैं, इनको अच्छे से कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। और क्योंकि हाल ही में अभी ये बाई मंथली इंस्पेक्शन में सारी चीज़ों को चेंज किया गया है, रेपो रेट को भी, रिवर्स रेपो रेट को भी, बैंक रेट, CRR, SLR, MSF, सभी चीज़ों को चेंज किया गया है। तो ये जून मंथ वाली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चांस है कि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं, तो प्रिपेयर रहिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, इसके मीनिंग को, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR के मीनिंग को अच्छे से दिमाग में बैठाइए और इनके इफ़ेक्ट्स को याद कीजिए कि ये होगा, अगर ये इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा तो उसका इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बार बार देखिए और करंट में आप इंटरनेट से चेक करते रहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कुछ भी कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ आता है, तो आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको मैं बता दूँगा कि जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करवा दूँगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन और ग्रीन रखिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।